और इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट का एक और वीडियो आपको दिखा देते हैं। सबसे नया वीडियो ये है, कारों की भीड़ के बीच जोरदार जब धमाका हुआ था तो रेड लाइट के पास जो सीसीटीवी कैमरा था उसमें ये घटना कैद हो गई थी। और ये देखिए तस्वीरें, जब धमाका हुआ उस दौरान का ये फुटेज सामने आ गया है। अब तक लगभग 1000 से ज्यादा फुटेज खंगाले जा चुके हैं। लगातार तलाशी ली जा रही है, फुटेज को देखा जा रहा है। और इसी बीच ये फुटेज अब सामने आया है। ये फुटेज उसी दौरान का है जब धमाका हुआ। आप देख पाएंगे ये जो तस्वीर है वो रेड लाइट की है और उस दौरान काफी संख्या में गाड़ियां यहां पर मौजूद भी हैं। ये देखिए, ये पूरे फुटेज सामने आया है और यहां पर आप देख पाएंगे जोरदार आपको धमाका नजर आ जाएगा। इतनी सारी गाड़ियों की वहां पर मौजूदगी और अचानक से वहां पर धमाका होता है, क्योंकि जैसे ये घटना सामने आती है कई सारे जो सीसीटीवी कैमरे हैं आसपास के वो खंगाले जा रहे हैं। और ये देखिए आप कितनी सारी गाड़ियां यहां पर रखी हुई हैं, कुछ वहां पर पार्क हुई हैं, कुछ गाड़ियां वहां पर रोड पर चल रही हैं। और तभी ये जोरदार धमाका होता है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है लाल किले के बहुत पास है, चांदनी चौक मार्केट के बहुत पास है और वहां पर कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और उन्हीं कैमरों को अब लगातार खंगाला जा रहा है। और ये देखिए जोरदार यहां पर धमाका होता है और ये तस्वीर भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब धीरे धीरे करके ये फुटेज निकलकर सामने आ रहा है। आपने वो फुटेज भी देखे होंगे जब जो I-20 कार थी वो अलग अलग इलाकों में दिल्ली NCR में घूम रही थी। दिल्ली के CPV पहुंची थी, इसके अलावा मयूर विहार भी वो कार पहुंची थी। और अब ये वीडियो उसी समय का है जब यहां पर जोरदार धमाका हुआ था। और आप इस तस्वीर में देख भी पाएंगे, आपको ये सर्कल करके हम दिखा भी रहे हैं कि यहां पर कितनी जोरदार धमाका यहां पर देखने को मिला था। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। दिल्ली धमाके के मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मृतकों के सिर में चोट पहुंची, हड्डियां टूटी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। धमाके की वजह से लोग दीवार से टकरा गए, ब्लास्ट वेव से लोगों के फेफड़े फट गए। पोस्टमार्टम में क्रॉस इंजरी पैटर्न भी नजर आया, क्योंकि बहुत ज्यादा झकझोर देने वाली ये घटना हुई। कई लोगों के इसमें परिवार मिट गए। धमाके की वजह से जिन लोगों की मौत हुई उनको तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम इन बड़ी बातों का खुलासा हुआ है। और इसी बीच आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। LNJP अस्पताल के बाहर मौजूदगी है हमारे सहयोगी अक्षय की। अक्षय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कई चौंकाने वाली खुलासे हुए हैं। धमाके की वजह से लोग दीवार से क्योंकि टकरा गए थे, ब्लास्ट वेव का असर लोगों के फेफड़ों तक पहुंचा। और देखिए बहुत दर्दनाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी जो प्राथमिक रिपोर्ट सामने आई है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इंजरी बहुत ज़्यादा हुई, खास करके सिर में चोट लगे और क्रॉस इंजरी की बात कही जा रही है, हड्डियां टूटी हैं। इसका मतलब है कि कितना इंटेंसिव धमाका ये हुआ था। अब सुरक्षा एजेंसियां लगातार संपर्क एक दूसरे से कर रही हैं। अमित शाह ने बैठक भी की है NIA के अधिकारियों के साथ और ये कहा जा रहा है कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गठित की गई है उसके साथ अमित शाह की बैठक हुई है, जिसमें कि 10 अधिकारी शामिल हैं। ADG के नेतृत्व में ये जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ देर बाद लगभग 4 बजे के आसपास दिल्ली पहुँच रहे हैं। 5:30 बजे के आसपास CCS की बैठक बुला ली गई है। कहा जा सकता है कि एक तरफ एजेंसियां लगातार इनपुट जुटा रही हैं। आपने अभी CCTV का जिक्र किया, किस तरह से धमाका वो सामने आया था। बदरपुर बॉर्डर से निकल करके 9 घंटे दिल्ली में उमर घूमता रहा, ऐसी खबरें हैं। और उसके बाद धमाका शाम 7 बजे के करीब आया, पौने 7 बजे के करीब। साफ तौर पर है कि एजेंसियां इस पूरे मसले को लेकर के कड़ी बाई कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। उमर की जो माँ का DNA सैंपल्स लिया गया था, उस DNA सैंपल्स को ये कहा जा रहा है कि एम्स के फोरेंसिक लेबोरेटरी भेजा गया है ताकि सैंपलिंग वहाँ पर किया जा सके। 8 शवों की अभी तक पहचान की गई है, 4 शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ये माना जा रहा है क्योंकि उनके किसी के धड़ नहीं है, किसी के सिर नहीं है, फेफड़े गायब हैं और तमाम चीज़ें हैं, जिसके कारण उनके DNA सैंपलिंग की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि किसका किसका शव है, क्या उम्र भी उसमें शामिल है, क्या उसकी मौत भी हो चुकी है। ये तमाम बातें निकल करके भी सामने आ रही हैं। जो घायल हैं उनसे मिलने कुछ देर पहले CP दिल्ली पुलिस के कमिश्नर यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने घायलों से जानकारी ली है, पता करने की कोशिश की है माइन्यूट चीज़ें भी कि किस तरह से धमाका सामने हुआ, आप लोग वहाँ पर किस स्थिति में थे, कैसे चोट लगी और कितना बड़ा धमाका था। ये सब इनपुट जुटाने की कोशिश उन्होंने की है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि
LNJP अस्पताल से लेकर के रेड फोर्ट तक और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चौकसी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। खबर ये भी आ रही है कि लाल किला ही नहीं सिर्फ बल्कि कई ऐसी इमारतें जो दिल्ली, फरीदाबाद और साथ ही साथ गुरुग्राम के बड़े जो मॉल्स थे वो भी निशाने पर थे, मॉन्यूमेंट्स निशाने पर थे, इंडिया गेट भी उसमें से शामिल था। अगर वहाँ पर धमाका होता तो निश्चित रूप से शाम के वक्त वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। फिलहाल इंडिया गेट को कल से ही बंद कर दिया गया है। मॉन्यूमेंट्स पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कोशिशें की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से कड़ी रहे और एजेंसियों के लगातार संपर्क में NIA भी है। NIA लगातार ब्लास्ट स्तर पर पहुंच रही है और ये पता चला है कि रात में कुछ अधिकारी यहां घायलों से मिलने भी पहुंचे थे ताकि कड़ियों को जोड़ा जा सके, पता लगाया जा सके कि किस तरह के विस्फोटक इस्तेमाल किए गए हैं। एक विस्फोटक का पता चला है अमोनियम नाइट्रेट, दूसरे का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि क्या है, लेकिन 2 विस्फोटक ये बताया जा रहा है कि इस्तेमाल उसमें किए गए हैं। देखना दिलचस्प यही होगा कि जब CCS की बैठक होती है तो जो इनपुट्स अमित शाह को मिले हैं, जो NIA के अधिकारियों द्वारा, IB के अधिकारियों द्वारा, वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से ही अमित शाह से लगातार, परसों से ही बल्कि कहें तो लगातार संपर्क में है। कल भी उनकी लगभग 20 से 25 मिनट देर शाम बात हुई है अमित शाह से। अब क्योंकि वो देश पहुँच रहे हैं, ये माना जा रहा है कि CCS की बैठक होगी शाम 5:30 बजे के करीब और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। CCS की बैठक में निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री S जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा ये माना जा रहा है कि अजीत डोभाल और अमित शाह भी मौजूद रह सकते हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक बार आपने अभी जिक्र जिस तरह से किया कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जो बयान आया है वो बहुत माइन्यूट है लेकिन बहुत बड़ा उसका मायने रखता है। कारण उसका यही है कि ऑपरेशन सिंदूर की दूसरी पार्ट की तरफ क्या ये देश बढ़ रहा है। निश्चित रूप से जो इनपुट आ रहे हैं और उससे इनपुट से पता चलता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान समर्थित जैसे मोहम्मद ने इस चीज़ की है। हालांकि अभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जो मॉड्यूल है वो जैसे मोहम्मद का इस तरह का रहता है, इस तरह के विस्फोटक में रहता है। और सबसे बड़ी बात यह कि नया मॉड्यूल अपनाने की कोशिश की है, पढ़े लिखे लोगों को अपने जाल में फंसाने की। और सबसे बड़ी बात यह कि डॉक्टर्स निकल के सामने आ रहे हैं जो कि ये बताता है कि कई तरीके के तथ्य अभी तक निकल कर इसमें सामने आ चुके हैं। एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश थी और ये जो ब्लास्ट हुआ है वो जल्दबाजी में हुआ है, पैनिक में हुआ है, नहीं तो इससे भी बड़ा कुछ अंजाम देने की तैयारी थी। इसमें कितनी सत्यता है? और देखिए, सत्यता नज़र आती है, इसलिए नज़र आती है क्योंकि जब छापेमारी हुई थी फरीदाबाद में, जब विस्फोटक बरामद हुए, उमर उस समय नहीं पकड़ा गया था, वो वहाँ से भाग गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि बेचैनी की स्थिति में रहा होगा या फिर उसको क्योंकि उसके साथी पकड़े जा रहे थे तो ये भी हो सकता है कि वहाँ से निकला हो और जब 9.5 घंटे उसको कुछ समझ में नहीं आया। कहीं सरोजनी ये बताया जा रहा है कि CP में भी पहुँचा है, मयूर विहार भी पहुँचा, इसके अलावा भी कई जगहों पर रुका। लाल किले के आसपास 3 घंटे उसकी गाड़ी पार्क रही। साफ तौर पर है कि वो कोशिश अलग करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि हड़बड़ी में वो रहा। हो सकता है विस्फोटक हड़बड़ी में उसने फोड़ दिए हों या फिर बाहरी तत्व ये जो हैंडलर्स रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहे थे। ये अभी जांच का विषय है। कोशिश यही की जा रही है कि हर कड़ियों को जोड़ा जा सके और जो तथ्यात्मक रिपोर्ट जब सामने आएगी उससे पता चल पाएगा कि और दूसरी तरफ ये जो बैठकें हो रही हैं इसका भी इंतजार है कि बैठक पूरी होने के बाद क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आते हैं या विस्फोट से जुड़ी हुई, धमाके जुड़ी हुई कोई और जानकारी सार्वजनिक की जाती, वो भी देखना होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।